वामपंथी अक्सर नारा देते हैं कि दुनिया के मजदूरों एक हो। इसके अलावा वो संपत्ति के पुनः बंटवारे की भी बात करते हैं। कहते हैं कि किसी को बहुत अधिक भी नहीं होना चाहिए, किसी को बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं अनुपम के सिंह और आप देख रहे हैं TFI यानी थिंक फॉर इंडिया। केरल के मुख्यमंत्री को आप जानते होंगे, पिनराई विजयन। पिनराई विजयन को इसीलिए भी जानते होंगे क्योंकि अभी केरल में लंबे समय से जो लेफ्ट की सत्ता है तो उसके मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ही है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने जीत दर्ज की है। और केरल में ये जो युग चल रहा है लेफ्ट का, इसे लेफ्ट का विजयन युग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो टिकट बंटवारा होता है या बाकी जो भी वहाँ पार्टी के फैसले होते हैं CPIM के, तो वो सब के सब पिनराई विजयन ही लेते हैं। वहाँ पे बाहरी किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है, ऐसा जो वहाँ की मीडिया है वही कहती है। दबे जुबान से ही सही, लेकिन वो कहती है ऐसा। तो हुआ क्या, अब एक ये पूरा का पूरा जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, क्रोनोलॉजी समझिए कि हुआ क्या। द हिंदू एक अखबार है, उसके बारे में भी आपने सुना होगा। जो UPSC के प्रिपरेशन जो लोग करते हैं वो लोग भी द हिंदू पढ़ते हैं। तो द हिंदू में पिनराई विजयन का एक आर्टिकल छपता है, इंटरव्यू छपता है। पिनराई विजयन का जो इंटरव्यू आता है द हिंदू में, अगले ही दिन मुख्यमंत्री कार्यालय को उस इंटरव्यू से समस्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस इंटरव्यू का एक पार्ट ऐसा होता है जो कि मुख्यमंत्री कार्यालय नकार देता है कि नहीं, ये CM का स्टेटमेंट तो है ही नहीं। इसके बाद एक पत्र भेजा जाता है द हिंदू जो मीडिया संस्थान है, अखबार है, उसके संपादक को, और उस पत्र में कहा जाता है कि आप इस बयान को हटाइए, आप स्पष्टीकरण जारी कीजिए और चीज़ों को साफ कीजिए, क्योंकि ये CM का बयान है ही नहीं और इससे अनावश्यक विवाद पैदा हो गया है। और एक और बात देखिए कि उस समय तक जो केरल के नेता थे, जो CPIM के नेता थे, वो सब के सब इस बयान का समर्थन कर रहे थे और इसका बचाव कर रहे थे। विवाद तो पैदा हो ही गया था। अब बताते हैं कि वो बयान क्या था। केरल में एक जगह है मलप्पुरम। मलप्पुरम में वहाँ पर गोल्ड स्मगलिंग से लेकर और भी तमाम तरह की जो आपराधिक घटनाएं हैं वो सामने आती रहती हैं। तो उसे लेकर द हिंदू वालों ने एक सवाल पूछा था। तो जो इंटरव्यू था उसके जिस अंश पे विवाद था, उसमें केरल के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मलप्पुरम में 123 किलो सोना पकड़ा गया है और 150 करोड़ रुपए वहाँ पे लाए गए हैं बाहर से, यानी हवाला ट्रांजैक्शन के जरिए इतने रुपए जो हैं वो लाए गए हैं। अब क्या होता है कि द हिंदू अखबार में ये छप तो जाता है, लेकिन उसके बाद उस पूरे के पूरे क्षेत्र में विवाद पैदा हो जाता है। अब विवाद क्यों होता है? क्योंकि मलप्पुरम जो एरिया है वहाँ पे 70% जो जनसंख्या है वो मुस्लिमों की है, पूरी की पूरी। हिंदू वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं। और अब उस क्षेत्र के बारे में कुछ ऐसा संवेदनशील बोल दिया जाए तो, और जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति लेफ्ट करती आई है, या यूँ कहें कि जो पिनराई विजयन है वो करते आए हैं। अब देखिए, सबरीमाला के जो श्रद्धालु थे उन पर लाठियाँ चलाई गई, बड़ी संख्या में केस दर्ज किए गए। वो तो अच्छा हुआ कि चुनाव आने के समय इन्होंने वो सारे के सारे केस वापस कर लिए, क्योंकि इन्हें वोट पाने थे फिर उनके। लेकिन जो पिटाई हुई लोगों की, जो विरोध प्रदर्शन में उनके खिलाफ बल प्रयोग किया गया, उसे कैसे ठीक करेंगे ये? तो ठीक है, ये और सबरीमाला की परंपरा के विरुद्ध इन्होंने वहाँ पर जो महिलाओं का दर्शन कराया, ये सब कुछ कराया। जो महिलाओं का नहीं, वो हिंदू महिलाएं नहीं थी, ये वो महिलाएं थी जो वामपंथी थी, जिनका हिंदुओं की आस्था से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उन्हें कहना था कि मुझे सबरीमाला में जाना है तो जाना है, इसका आस्था से कोई लेना देना नहीं था। फिर भी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए पिनराई विजयन की सरकार ने जो हो सकता था हिंदुओं के विरोध में वो किया। तो अब क्या होता है, जैसे ही पत्र पहुंचता है तो द हिंदू में खलबली मच जाती है अखबार में। अब एक बात करते हैं, एक होती है मेंटोस जिंदगी, तो थोड़ी मेंटोस जिंदगी की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, अगर भाजपा की तरफ से या भाजपा के किसी मुख्यमंत्री या नेता की तरफ से इस तरह का पत्र गया होता द हिंदू को, तो ये कहते कि ये तो पत्रकारिता की हत्या हो रही है, पत्रकारिता को दबाने की कोशिश हो रही है, मीडिया संस्थानों को दबाया जा रहा है, हम अपने रुख पर अडिग हैं, हम नहीं हटेंगे इससे। आप कैसे हमने जो छाप दिया उसको फिर से वापस लेने के लिए हमें कह सकते हैं, हम पर दबाव कैसे बना सकते हैं? लेकिन नहीं, पत्रकारिता के उच्चतम आदर्शों का पालन करने की बात करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया।
उन्होंने जैसे ही केरल के मुख्यमंत्री का बयान आया वैसे ही अगले ही दिन स्पष्टीकरण उसमें आ जाता है। 30 सितंबर को वो इंटरव्यू होता है, 1 सितंबर को इंटरव्यू छपता है और उसके अगले दिन 2 सितंबर को ये स्पष्टीकरण आ जाता है। उसमें संपादक जो है वो माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हमने उस बयान को हटा लिया है। अब देखिए, अब इसमें एक और पेंच सामने आता है। वो पेंच क्या है कि द हिंदू का जो स्पष्टीकरण है वो भी उतना ही नाटकीय है। अब उसमें क्या होता है कि एक पीआर एजेंसी का नाम आता है कैजन करके, और द हिंदू कहती है कि उसी पीआर एजेंसी ने अखबार से संपर्क किया था और कहा था कि वो सीएम पिनराई विजयन का इंटरव्यू ले। और जब इंटरव्यू लिया जा रहा था उस समय उस पीआर एजेंसी के 2 लोग वहाँ पर मौजूद थे और वो सारे इंटरव्यू की जो रूपरेखा है वो तैयार कर रहे थे। ये बड़ा ही नाटकीय बयान हो गया एक तरह से, क्योंकि वामपंथी जो हैं वो अक्सर बात करते हैं कि हम पीआर के खिलाफ हैं। पिछले 10 साल की अगर आप राजनीति को देखें, पिछले 10 साल में लेफ्ट के नेताओं ने या फिर अपोजिशन के बाकी नेताओं ने भी मोदी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यही आरोप लगाए हैं लगातार कि आप पीआर एजेंसियों को हायर करते हैं अपनी छवि चमकाने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए। लाखों करोड़ों रुपए जो हैं वो खर्च किए हैं, कंपनियों को दिए हैं, अमेरिका से पीआर लाते हैं, तरह तरह की जो बातें हैं वो होती रहती हैं। अगर वामपंथी जो है वो पीआर और इन चीज़ों के खिलाफ हैं तो फिर आपने क्यों पीआर एजेंसी हायर की? आपको क्या चेहरा चमकाना है? आप क्यों लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हैं? अब ये तो स्पष्ट है कि कोई कंपनी काम कर रही है और वो उसके लोग काम कर रहे हैं, इंटरव्यू शेड्यूल करा रहे हैं, तो वो लोग फ्री में तो आए नहीं होंगे, वो कोई समाज सेवा तो है नहीं। ये तो फ्री में तो, अब वामपंथी इसको सही ठहराने के लिए ये भी कह सकते हैं कि हम तो दुनिया के मजदूरों एक होकर नारा देते हैं, इसीलिए ये बेचारे पीआर कंपनी के मजदूर हैं, इसीलिए हम इन्हें नौकरी दे रहे हैं और हम इन्हें काम दे रहे हैं। लेकिन शायद ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि कैजन जो कंपनी है वो वर्ल्ड वाइड एक तरह से कंपनी है और 80+ क्षेत्रों में वो जो है कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी से लेकर नीति निर्माण तक में, छवि निर्माण तक में, ये सारी चीज़ों में वो काम करती है। और इसके लिए वो लाखों करोड़ों रुपए जो है सो कि बाकी पीआर कंपनियां लेती हैं, तो ये भी फ्री में तो नहीं ही करती होंगी। तो ये रहा पूरा का पूरा जो इस घटनाक्रम का लब्बो-लुआब। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और याद करते हैं कोरोना के समय को। केरल जो कि जनसंख्या के मामले में पूरे भारत में अगर आप देखेंगे तो जो शीर्ष 1 दर्जन राज्य हैं उनमें भी नहीं आता है, और कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले, या यूँ कहें कि दूसरे सबसे ज़्यादा मामलों वाले राज्य में केरल ही था और 1 नंबर पे महाराष्ट्र था। और महाराष्ट्र में उस समय उद्धव ठाकरे की सरकार थी। लेकिन आप यहाँ ये भी देखिए, महाराष्ट्र और केरल की जनसंख्या की अगर हम बात करेंगे तो 4 गुना जो है सो कि वो महाराष्ट्र की जनसंख्या ज़्यादा है केरल से। फिर भी आप देखिए केरल में जो 70 लाख मामले आ जाते हैं ये कोरोना वायरस के, कोविड-19 के, लेकिन सोशल मीडिया पे क्या नैरेटिव चल रहा था? सोशल मीडिया पे जो बुद्धिजीवी हैं, तथाकथित बुद्धिजीवी कह लें या तथाकथित पत्रकार कह लें, वो कह रहे थे कि केरला मॉडल से सीखो, पूरे इंडिया को केरला मॉडल से सीखना चाहिए, मोदी को केरला मॉडल से सीखना चाहिए, सारे राज्यों को केरला मॉडल से सीखना चाहिए, कैसे कोरोना को टैकल कर दिया। कोरोना तो हमारे यहाँ है ही नहीं, जबकि पहले जो कुछ केस मिले थे वो भी केरल में ही मिले थे, और सबसे ज़्यादा मामले जिन राज्यों में आए उनमें भी 2nd नंबर पर, दूसरे स्थान पर केरल ही था। फिर भी ये पूरा का पूरा चलाया गया। तो क्या इन पत्रकारों ने, जो ये एजेंडाधारी हैं, क्या फ्री में ये सब किया होगा? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। किसी न किसी पीआर एजेंसी ने उनसे संपर्क किया होगा, कहा होगा कि आप ऐसे ऐसे ट्वीट कीजिए, इस तरह के ट्वीट्स कीजिए। और जिस महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मामले थे, उद्धव ठाकरे वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनके लिए भी पूरी की पूरी जो है सो कि पीआर चलाई जा रही थी। तो आप ये देख लीजिए कि इनसे संपर्क करके तथाकथित पत्रकारों से और माहौल बनाने के लिए कहा गया था। ये ऐसा ही हो गया कि कोई विद्यार्थी जो है वो कक्षा में लगातार फेल हो रहा हो और जो टॉपर लोग हैं उन्हें कहा जाए कि देखो इससे सीखो कैसे पास होते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं। ये सब तो ऐसा बिल्कुल भी जो है सो कि नहीं चलता है। और पिनराई विजयन एक ताकतवर मुख्यमंत्री हैं। उनके जो दामाद हैं मोहम्मद रियास, वो जो डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन है, सीपीआई का छात्र संगठन, उसके भी अध्यक्ष हैं।
और आज से नहीं है, ये पिछले 7-8 सालों से उसके अध्यक्ष बने हुए हैं। और इतना ही नहीं, इनके जो दामाद हैं मोहम्मद रियास, वो मंत्री भी हैं। वो पीडब्ल्यूडी, पर्यटन और यूथ वगैरह इस तरह के मलाईदार डिपार्टमेंट उन्हें केरल में मिले हुए हैं। तो ये जो अभी खबर चलाई जा रही है कि इस पूरे के पूरे प्रकरण से सीपीएम नाराज़ है और पिनराई विजयन के खिलाफ हो गई है सीपीएम, तो इसके झांसे में आप बिल्कुल भी मत आइए। इसीलिए नहीं आइए क्योंकि केरल में जो लेफ्ट की राजनीति है, वहाँ लेफ्ट मतलब पिनराई विजयन मतलब लेफ्ट है। वहाँ पे जो व्यक्ति इतना ताकतवर बन के बैठा हुआ है, उसके खिलाफ ये क्या एक्शन लेंगे अब? और अगर सही में आप नाराज़ हो तो एक्शन लो, हटाओ उनको मुख्यमंत्री के पद से। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत है? लेकिन मुझे नहीं लगता कि लेफ्ट पार्टियों में इतनी ज़्यादा हिम्मत होगी। ये प्रकाश करात से लेके सीताराम येचुरी तक, इनमें भी विभाजन है पूरा का पूरा, और पहले से रहा है, जिनमें से एक का भी निधन भी हो गया। तो वामपंथियों में ऐसी नहीं है कि उनमें भी एकता है, उनमें भी पावर को लेकर टसल रहा है। ज्योति बसु को इन्होंने सीएम इसलिए नहीं बनने दिया था कि हम वामपंथी हैं, देश की सत्ता नहीं चाहते या हमें दबाव में सत्ता नहीं चलानी है। इन्होंने इसीलिए नहीं बनने दिया था कि हम में से कोई एक आदमी इतने बड़े कद का आखिर कैसे हो जाएगा। तो ये जो द हिंदू पर भी इस पूरे प्रकरण में सवाल उठते हैं कि आप पत्रकारिता के किन आदर्शों का पालन कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हम पत्रकारिता कर रहे हैं, हम सत्ता से सवाल पूछते हैं। आप तो सत्ता के सामने इसे रेंगना भी नहीं कहेंगे, आप तो सत्ता के सामने दंडवत होकर और लेट ही गए। और आप जब इंटरव्यू ले रहे थे तो वहाँ पर पीआर एजेंसी के लोग थे, और आपका कहना है कि उन्हीं पीआर एजेंसी के कैजन जो है, उनके प्रतिनिधियों ने जो ये लिख कर दिया कि मलप्पुरम वाला ये इंसिडेंट है, ये आप अपने इंटरव्यू में जोड़िए, ये सीएम ने फलाने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, इंटरव्यू में भी आप जोड़ दीजिए। तो आपने सीएम ने अपने मुंह से जो बात न कही, उसे कैसे उसमें जोड़ दिया? और आप पत्रकारिता की बात करते हैं, फिर भी आपसे इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे हो गई? और आप दूसरों को कहते हैं, जो इनके अनराम से लेकर जो बड़े बड़े मठाधीश रहे हैं द हिंदू के, उन लोगों को भी तो इस पर जवाब देना चाहिए। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं आपसे। नमस्कार, देखते रहिए TFI।